दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करूँगा 21 जुलाई 2025 यानी कि कल की उन दो घटनाओं पर जिन्होंने अचानक पूरे देश में लोगों को कुछ ना कुछ सोचने को मजबूर कर दिया। पहली खबर आई मुंबई से, जहां 2006 में सिलसिलेवार ट्रेन विस्फोट की घटनाएं हुई थी और इस घटना में लगभग 190 लोग के आसपास मारे गए थे, जबकि बहुत बड़ी संख्या में इस दुर्घटना में लोग घायल हुए थे। यह घटना हुई थी 11 जुलाई 2025 को। 12 आरोपी इस घटना के अंदर नामजद करे गए, पकड़े गए और आरोपित बनाए गए। इन पर केस चला। निचली अदालतों ने इन 12 आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी। ये सभी 12 आरोपी समाज के उस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं जो चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका, चाहे चीन हो या रूस, हर जगह आतंकवाद फैलाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन भारत में एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत ऐसी है, एक बहुत बड़ी राजनीतिक विचारधारा ऐसी है और समाज में तथाकथित बुद्धिजीवियों का ऐसा वर्ग है जो अपने राजनीतिक हितों के कारण हमेशा इस प्रयास में रहता है कि भले ही ये लोग एक या कितने भी अपराध करें, लेकिन इनको दंडित ना किया जाए और इनको अपराधों की गुनाहगारी से बचा लिया जाए। निचली अदालतों ने इन सभी 12 आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी। उसके बाद यह मामला मुंबई के हाई कोर्ट में पहुंचा। मुंबई के हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और इनके केस को संभालने वाले के लिए भी एक विशेष व्यक्ति सामने आया। जैसा कि मैंने पहले कहा कि देश में एक बड़ी राजनीतिक जमात, एक बड़ी राजनीतिक विचारधारा, एक बड़ा वर्ग है जो चाहता है ये लोग अपराधों से इन लोगों को अपराधों में सजा ना हो। उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो रहे थे और जो 2023 में रिटायर हुए थे, उन्होंने इन 12 आरोपियों को अदालत के अंदर कानून के कटघरे से, कानून के शिकंजे से बचाने की जिम्मेदारी संभाली। ये चीफ जस्टिस उड़ीसा में रहने से पहले कई और राज्यों में भी जज रहे और वहां का भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड एक अलग किस्म का था। जब ये सज्जन दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जज थे, तब इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहते हुए भी अनावश्यक टिप्पणी करते हुए 2002 के गुजरात दंगों को लिए आलोचना करी थी, जबकि वो उस समय उनका विषय नहीं था। इसके अलावा इन्हीं साहब ने, जब ये एक और हाई कोर्ट में जज थे, तब इन्होंने भारत के एक कुख्यात नक्सलवादी गौतम नवलखा को उनकी ट्रांजिट रिमांड को रद्द कर दिया था और उनको नियमित जमानत दे दी थी। और सिर्फ बात यही नहीं थी, इन्हीं जज साहब ने उत्तर प्रदेश के हाशिमपुरा वाले कांड में इन्होंने सारा गुनाह
उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों के ऊपर डाल दिया था और 16 पुलिस कर्मियों को इन्होंने सजा सुनाई थी। मतलब मेरा कहने का यह है कि इन जज साहब के सोचने का नजरिया सिर्फ एक तरफा है, और वो एक तरफा यह है कि भारत में वो वर्ग जो पूरी दुनिया में बदनाम है, वो कोई अपराध नहीं करता, उसको किसी प्रकार की सजा नहीं होनी चाहिए, उसको किसी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए, भले ही उनके द्वारा करे गए आतंकवादी कृत्य से 190 लोग मारे जाए या 1900 लोग मारे जाए। तो फिलहाल इन्होंने मुंबई हाई कोर्ट की में इस मुकदमे की कमान संभाली, जिसमें 12 लोगों पर मुकदमा चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से भारत की जनता में भारत की न्यायपालिका को लेकर बहुत रोष है। सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट का जस्टिस यशवंत शर्मा का ही मामला नहीं है। आपको याद होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक जस्टिस हुआ करते थे, और जब योगी जी ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश से के चंगुल से बाहर निकालने का प्रयास किया और आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में दंगाई जो भी हैं उनका फोटो चौराहे पर लगाए जाएंगे, तब एक जज साहब को यह बात बहुत बुरी लगी थी कि अरे इन दंगाइयों का फोटो आप सार्वजनिक स्थानों पर कैसे लगा दोगे। और उन्होंने निर्देश दिया था यूपी सरकार को कि किसी भी दंगाई का फोटो किसी सार्वजनिक चौराहे पर नहीं लगना चाहिए। और भी बहुत सारे उदाहरण। सच यह है कि न्यायपालिका में कांग्रेस ने अपने लंबे शासन के दौरान अपने ऐसे बहुत सारे कृपा पात्रों को भर दिया है जिनके लिए न्याय का कोई महत्व नहीं है, बल्कि ये समय अपने एहसानों को चुकाने का है, अपने राजनीतिक आकाओं को बुरे वक्त में समर्थन देने का है। और इसलिए न्यायपालिका में बैठे हुए ऐसे लोग पूरी तरीके से कानून को, परंपराओं को, न्यायिक विवेक को एक किनारे पर रखकर कहीं अपराधियों को दोषमुक्त कर रहे हैं, कहीं समाज में अश्लीलता फैलाने वाले बहुत सारे लोगों को यह कहकर बरी कर रहे हैं कि इन्होंने जो काम किया है वो अश्लीलता के दायरे में नहीं आता। आपने मुंबई हाई कोर्ट के एक वकील, एक जज जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके वो फैसले भी सुने होंगे। और भी कई तरह के केस हैं। लगातार केंद्र सरकार को और उन प्रदेश सरकारों को जो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करना चाहती हैं, उनके हाथों को बांधने की कोशिश न्यायपालिका कर रही है। अभी उदयपुर फाइल्स पर भी भारत के महामहिम ने एक टिप्पणी करते हुए उदयपुर फाइल्स के पिक्चर पर आपत्ति जता दी और उनको ये लगा कि यह फिल्म समाज में नफरत फैला देगी। सरप्राइज देखिए, जिस व्यक्ति ने वो कृत्य किया उससे तो नफरत नहीं फैली, लेकिन उस व्यक्ति ने कृत्य किया और उस व्यक्ति को किन लोगों ने समर्थन किया। यदि समाज को ये बताया जाए तो इससे समाज में नफरत फैल रही है। खैर, फिलहाल जब उड़ीसा हाई कोर्ट के इन रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहब ने इन 12 अपराधियों को न्याय के चंगुल से बाहर खींचने का प्रयास संभाला, पता नहीं किस तरह से इनकी मेहनत रंग लाई। और कल मुंबई हाई कोर्ट ने उन लगभग 190 लोगों के हत्यारों को रिहा कर दिया और उन्हें बरी कर दिया। निचली अदालत ने उनको फांसी की सजा सुनाई थी
हो सकता है आपका कुछ मतभेद हो निचली अदालत के निर्णय से, हो सकता है आपको कुछ विसंगतियां लग रही हो, लेकिन इतना बड़ा फर्क कि निचली अदालत जिसे फांसी की सजा दे रही है, रेस्ट ऑफ द क्राइम बता रही है, और आप कह रहे हो कि नहीं यह अपराधी ने अपराध कराई नहीं, इतना बड़ा फर्क कैसे हो सकता है? निश्चित रूप से कल जब मुंबई हाईकोर्ट का यह फैसला आया, इस देश में हर वो व्यक्ति दुखी हो गया जो चाहता है कि अपराधी कानून के दायरे में आए, उन्हें दंडित किया जाए, और समाज में जो लोग भी आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं उनको दंडित किया जा सके। अभी एक प्रसिद्ध वकील राज्यसभा में नामित हुए हैं, उज्ज्वल निकम, जिन्होंने कसाब को फांसी दिलवाई थी और जिन पर उस वक्त भी तत्कालीन सरकारों ने बहुत दबाव डाला था, उन्होंने भी कल कहा कि मुंबई हाईकोर्ट का यह फैसला चिंतित करने वाला है, लेकिन मैं पूरी टिप्पणी तब करूंगा जब मैं जजमेंट पढ़ लूँ। हालांकि जब उनको फांसी की सजा हो गई थी और अब आप उसको बरी कर दें, इतना बड़ा अंतर एक कोई छोटी मोटी बात नहीं। मुझे नहीं पता कि मुंबई हाई कोर्ट के लोगों ने वास्तव में अभियोजन पक्ष की कमियों की वजह से या वास्तव में उन निर्दोष लोगों को अपराधी ना होने का कारण बरी किया, या किसी विचारधारा से प्रभावित होकर, किसी ताकत से प्रभावित होकर, या कुछ पुराने मित्रों से प्रभावित होकर उन्हें बरी किया। लेकिन जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से फिलहाल न्यायपालिका को लेकर जनता में रोष है और न्यायपालिका जनता के कोप का कोई क्रोध का कारण बन रही है, तो कहीं ना कहीं ये सोचने को मजबूर करता है कि क्या ये निर्णय न्याय की कसौटी पर खरा उतरता है। मोटे तौर पर दोनों ही लोग संदेह के दायरे में हैं, अभियोजन पक्ष भी संदेह के दायरे में है कि क्या उसने सही अपराधियों को पकड़ा, क्या उसने सही तरह से जांच करी, और क्या उसने सही तरीके से अदालतों के सामने केस को रिप्रेजेंट किया। लेकिन चूंकि उसी अभियोजन पक्ष के दलीलों पर उनको फांसी की सजा हुई, तो इसलिए मुझे अभियोजन पक्ष की उतनी बड़ी कमी नहीं लगती, और निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि न्यायपालिका को पुनर्विचार की जरूरत है। दोस्तों, उसके बाद कल रात होते होते भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबर आ गई। जगदीप धनखड़ हालांकि भारत के उपराष्ट्रपति रहे, और उपराष्ट्रपति ऐसा कोई पद नहीं है जो नीतिगत निर्णय ले सकता हो, तो लिहाजा जनता की दैनिक दिनचर्या से उनका कोई सीधा वास्ता नहीं था। उनके किसी निर्णय से ना तो जनता किसी भी रूप में पक्ष या विपक्ष में प्रभावित नहीं हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए पश्चिम बंगाल में जनता पर हो रहे क्रूर अत्याचारों के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई, मुखर आवाज उठाई, और उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी जिस तरीके से न्यायपालिका के भ्रष्टाचार, न्यायपालिका के मर्यादाहीन आचरण और न्यायपालिका को गलत राह पर चलते हुए उसको आईना दिखाने का प्रयास किया, और जिस तरीके से जगदीप धनखड़ साहब ने भारत के उच्च सदन में बदतमीजी करने वालों, हो हल्ला करने वाले सांसदों को समय समय पर आईना दिखाया, जगदीप धनखड़ साहब ने अपने इन्हीं कामों से जनता के बीच में एक लोकप्रियता हासिल कर ली थी। और निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि इस देश में स्पष्टतावादी लोग, राष्ट्रवादी लोग और ईमानदार राजनीति के
समर्थकों में जगदीप धनखड़ साहब के लिए बहुत सम्मान उनके मन में हो गया था। लेकिन कल शाम खबर आई कि धनखड़ साहब ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इस्तीफा दे दिया। कल रात ही ये बात है सोशल मीडिया में तैरने लगी कि जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया नहीं है, बल्कि उन्हें इस्तीफा देने को विवश किया गया है या उनसे मांगा गया है। और इसका उद्देश्य है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समायोजित करना कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को पटना से लाकर दिल्ली में उपराष्ट्रपति बनाना, पटना में किसी और व्यक्ति को मुख्यमंत्री घोषित करना, और इसीलिए सत्तारूढ़ दल ने इशारा किया जगदीप धनखड़ साहब को कि वो त्यागपत्र दे दें। मुझे आज सुबह तक भी ये बात कोरी गप लगी और मैंने सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये लिखा भी कि ये जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को एडजस्ट करने के लिए और उनको उपराष्ट्रपति बनाने के लिए जगदीप धनखड़ साहब को इशारा करा गया, ये कोरी गप है। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है और धनखड़ साहब के इस्तीफा देने से 72 घंटे पहले की जो एक्टिविटीज सामने आ रही हैं वो बहुत सारी शंकाएं पैदा कर रही हैं। धनखड़ साहब कांग्रेस के लोगों को ही आईना नहीं दिखा रहे थे, उन्होंने समय समय पर भाजपा के लोगों को भी आईना दिखलाया। फिलहाल जब से कांग्रेस पार्टी की कमान राहुल गांधी जैसे लोगों के हाथ में आई है, कांग्रेस का राजनीति बस एक ही है, हो हल्ला और समाज में अराजकता फैलाने का एक प्रयास। सदन में भी कांग्रेस के सांसद, चाहे लोकसभा हो और चाहे राज्यसभा, वो बहस में भाग नहीं लेते, वो बहसों से बचते हैं, लेकिन सदन के बाहर आकर बयान देते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया गया। कल भी राहुल गांधी ने ऐसा ही किया। लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर है और लोकसभा राज्यसभा की अपनी टीवी है, सच्चाई जनता को पता लग जाती है कि ये लोग खुद बहस से भागते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि यदि बहस होगी तो सच्चाई जनता के सामने आएगी और सच्चाई जनता के सामने आएगी तो इनके असली चेहरों को जनता पहचान जाएगी। लेकिन अब बहुत सारी बातें ऐसी आ रही हैं जिनसे थोड़ा सा मन में आशंका पैदा हो रही है। और अब से थोड़ी देर पहले मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पोस्ट पढ़ी है फेसबुक पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसमें जिन शब्दों का चयन किया है उससे मुझे भी ये लगता है कि शायद मैं आज सुबह तक गलत था, और ऐसा संभव है कि जगदीप धनखड़ जी को इशारा किया गया, और यह भी संभव है कि जगदीप धनखड़ जी ने पहले इस्तीफे से बचने का प्रयास किया हो और कुछ विरोधी लोगों ने उनसे ऐसी बातों को लेकर मुलाकात भी करी हो, और बाद में जब उनको लगा कि इस्तीफा देना ही बेहतर है तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनखड़ जी से इस्तीफा वापस लेने का कोई आग्रह नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि उनको विभिन्न पदों पर काम करने का अवसर मिला है। यानी कि प्रधानमंत्री भी शायद ये कहना चाहते हैं कि आपने बहुत काम कर लिया, आप बहुत सारे पदों पर रह लिए, और उन्होंने कहा है कि अब आपका अपने स्वास्थ्य का आपने हवाला दिया है, ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। जगदीप धनखड़ साहब ने अपने इस्तीफे में यही कहा कि वो स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। कुछ स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं पिछले दिनों पैदा भी हुई थी जब वो एक प्रोग्राम में गए थे और वहाँ बोलते बोलते
उन्हें कुछ परेशानी महसूस हुई थी और बाद में शायद कुछ देर के लिए वो बेसुध होकर गिर भी पड़े थे। लेकिन इतनी बड़ी बीमारी है कि वो इस्तीफा देने को मजबूर हो जाए, ये थोड़ा सोचने का विषय। खबर यह है कि कल से पहले उन्होंने अपनी पत्नी के जन्मदिन को लेकर एक ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया था और उस पार्टी में राज्यसभा सचिवालय के सभी कर्मचारियों को अपने परिवारों सहित आमंत्रित किया गया था। चर्चाएं ऐसी भी हैं कि सदन चलाने के तरीके को लेकर उनमें और लोकसभा के अध्यक्ष में मतभेद है, लेकिन उससे वो इस्तीफा देंगे मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। चर्चाएं यह भी हैं कि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ जी न्यायपालिका को आईना दिखला रहे थे, खासतौर से यशवंत शर्मा के केस में, आपने कल भी देखा होगा एक सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर हुई, में एक पीआईएल हुई और चीफ जस्टिस साहब बहुत नाराज दिखे कि आखिर ये पीआईएल क्यों हुई, और उन्होंने वकील को चेतावनी देते हुए कहा कि क्यों ना मैं अभी तत्काल तुम्हारी पिटीशन को डिस्मिस कर दूं। मतलब वो चाहते ही नहीं थे कि सुप्रीम कोर्ट में कोई इस बात को लेकर पीआईएल हो जाए कि साहब एक जज के यहाँ से इतने नोट पकड़े गए और उसके खिलाफ अभी तक एफआईआर को नहीं। तो जगदीप धनखड़ साहब पर लगातार आईना दिखला रहे थे, पत्र लिख रहे थे कि अभी तक उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं हुई, अभी तक उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई। पिछले दिनों संसद के अधिकारों पर हमला कर दिया था न्यायपालिका ने, उसको लेकर भी जगदीप धनखड़ साहब ने न्यायपालिका को आईना दिखलाया था। तो कहते ये हैं कि सरकार उनकी अति सक्रियता से कुछ ऐसे है नजर आ रही थी और सरकार ये नहीं चाहती थी कि न्यायपालिका से इतनी तेजी से टकराव हो और इसलिए उनसे इस्तीफा लिया गया। खबरें यह भी हैं कि इस्तीफा देने से 48 घंटे पहले अचानक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जगदीप धनखड़ जी से मुलाकात करी। उसके तत्काल बाद हिंदुस्तान के महाभ्रष्टाचारी राजनेता, जिन्होंने भ्रष्टाचार में लालू यादव को भी पीछे छोड़ दिया है और वो दुराचारी भी कहूंगा, दुराचारी, और जिसके पास शर्म और नैतिकता नाम की चीज नहीं है, दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जगदीप धनखड़ से मुलाकात करी। इन मुलाकातों ने सोशल मीडिया पर एक सवाल खड़े कर दिए थे कि अचानक क्या हो रहा है कि सोरेन जगदीप धनखड़ जी से मिलने जा रहा और अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति से जगदीप धनखड़ मुलाकात कर रहा। और खबर यह भी है कि सदन में पहले दिन जब इस्तीफा दिया उससे पहले उन्होंने कांग्रेस के एक बिना अधिकार वाले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बहुत प्रशंसा करी। राजनीति में ऐसे प्रशंसाओं के अर्थ होते हैं। आपको याद हो जब गुलाम नबी आज़ाद ने सेवानिवृत्त और राज्यसभा से रिटायर हो रहे थे, तब प्रधानमंत्री ने उनकी बहुत प्रशंसा करी थी। वो प्रशंसा भी अनायास नहीं थी। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद ने किस तरीके की राजनीति करी आप सबने देखा होगा। तो जगदीप धनखड़ जी द्वारा फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की तारीफ करना, ऐसा लगता है पर्दे के पीछे कुछ घटित हो रहा था और जिससे फिलहाल हम सब वाकिफ अभी तक नहीं है। और अब थोड़ा सा अभी तक मैं अफवाह ही कहूँगा, इन अफवाहों में दम लगता है कि शायद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनको लेकर बिहार में बहुत अच्छी राय नहीं है, और ऐसा लगता है कि वो कहीं आगामी चुनाव में एनडीए पर बोझ ना बन जाए। और वो इतने सत्ता लोलुप भी हैं कि वो किसी भी कीमत पर एक मिनट को भी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते।
सिद्धांतवादी इतने बड़े हैं, सत्ता आप दोगे तो आपके साथ है, और सत्ता लालू यादव देंगे तो वो लालू यादव के साथ है। आर्थिक रूप से वो ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन मैंने उन्हें कभी भी दिमागी रूप से बहुत ईमानदार राजनेता नहीं कहा। संभव है कि सत्ता की उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हो कि उन्होंने, क्योंकि फिलहाल कोई बड़ा पद खाली नहीं है, तो उन्होंने इंतजार करना मुनासिब ना समझा हो और भाजपा के हाईकमान को साफ कह दिया हो, कुर्सी तभी छोड़ूंगा जब मुझे दूसरी कुर्सी दी जाए। और हो सकता है इसी मजबूरीवश जगदीप धनखड़ जी को किन्हीं ताकतों ने इशारा किया हो कि राजनीतिक मजबूरी है, आप त्यागपत्र दे दीजिए। और हो सकता है त्यागपत्र देने से बचने का लिए एक विकल्प को तलाशने के लिए जगदीप धनखड़ जी ने हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रशंसा करी हो, और भी कुछ सुनते हैं कि पिछले 72 घंटों में विपक्ष के नेताओं से उनकी वार्ताएं हुई है। सच क्या है पता नहीं, अभी मैं जगदीप धनखड़ जी के ऊपर किसी तरीके का आरोप नहीं लगाऊंगा, और यदि उनसे इस्तीफा मांगा भी गया तो मैं नैतिक रूप से यहाँ भाजपा का साथ नहीं दूंगा और मैं जगदीप धनखड़ जी के साथ रहूंगा। यदि नीतीश कुमार जी के लिए कुर्सी खाली कराई जा रही है तो गलत है। नीतीश कुमार जी भी लगातार सत्ता में बने हुए हैं, उनको इंतजार करना चाहिए था, और भाजपा हाईकमान को भी इतनी नैतिकता दिखानी चाहिए थी कि उनसे ये कहा जाता, यदि ऐसा है कि अभी जगदीप धनखड़ जी के कार्यकाल में लगभग 2 साल 1 महीना है, अगस्त 2022 में, अगस्त 2027 में उनको रिटायर हो जाना है, जुलाई 2025 चल रही है, लगभग 2 साल उनके कार्यकाल में बचे हुए हैं, तब तो इंतजार कर लीजिए। तो यदि भाजपा हाईकमान ने नीतीश कुमार जी की वजह से जगदीप धनखड़ जी जैसे स्पष्टतावादी, साफ गोई रखने वाले और एक लोकप्रिय राजनेता से कहा है कि हमें नीतीश कुमार को एडजस्ट करना है, आप उसको राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दीजिए, तो निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से मैं इसे बहुत उच्च मानदंडों को स्थापित करने वाली राजनीति नहीं कहूँगा। और यदि जगदीप धनखड़ जी ने विकल्प तलाशने का प्रयास भी किया तो मैं उसे गलत नहीं कहूँगा। जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने केजरीवाल और हेमंत सोरेन से मुलाकात करी और धनखड़ जी से मुलाकात हुई, कुछ और भी लोगों के बारे में कहा जा रहा है। यदि ऐसा हुआ भी है तो ये स्वाभाविक है, लेकिन फिलहाल सिर्फ ये कहूँगा कि भाजपा हाईकमान ने ये गलती करी है। लेकिन यदि जगदीप धनखड़ जी ने अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है तो मैं ये कहूँगा कि जाते जाते भी जगदीप धनखड़ जी ने कुर्सी चिपकू नेताओं को एक संदेश दे दिया है कि कम से कम ऐसी हद भी मत करो कि खड़े ना हो पाओ, बैठ ना हो पाओ, कहीं जा ना पाओ, कहीं मीटिंगों में जाना पाओ, लेकिन कुर्सी से चिपके रहो। यदि स्वास्थ्य आपका अलाउ नहीं कर रहा तो कुर्सी को छोड़ दो। तो यदि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उन्होंने एक उच्च राजनीतिक परंपरा का निर्वहन किया है, एक उच्च स्तर का मापदंड स्थापित किया है। दोस्तों, आज की बात को यहीं समाप्त कर रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ कि यदि नीतीश जी की वजह से इस्तीफा लिया गया है तो ये गलत है, लेकिन यदि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा है तो शुभकामनाएं हैं जगदीप धनखड़ जी के लिए। ईश्वर से प्रार्थना है उनको स्वस्थ रखे और वो जिस साफ गोई से, जिस स्पष्ट बालिता के साथ अभी तक राजनीति कर रहे थे और समाज के गलत लोगों को आईना दिखा रहे थे, उम्मीद है वो ऐसा ही करते रहेंगे। दोस्तों, फिर मिलूँगा और फिर किसी विषय पर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार
और चलते चलते फिर रोजाना की तरह निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।